गुरुजी आप तो चुप रहो कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे ना देख। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है, फिर चश्मा दान करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी 3-4 दिन का गतिरोध रहा और गतिरोध जब मैं सोच रहा था कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। कारण था बजट में ऐसा कुछ था नहीं कि जो जनता के बीच में उसको लेके जाया जाए। और ये मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से बजट का व्यय भी जनता के बीच में नहीं है और पूरा बजट जो है जनता सारा समझ गई कि इसके अंदर कुछ है नहीं। मैंने भी कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये गतिरोध तोड़ दे, तब तक मुख्यमंत्री जी तो भले आदमी, अच्छे आदमी है। मेरी भी बात हुई, फिर मेरे को पता चला कि मुख्यमंत्री पे तो दबाव मंत्रियों का है कि सब ऐसे ही चलने दो ताकि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। ये स्थिति थी, तो ये हकीकत थी। बीच में एक बात हो रहा है कि भाई दलित को दबाया जा रहा है, दलित को दबाया जा रहा है। तो मैंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया, पिछली बार की बात सुनो। ये बेडम साहब हमारे पड़ोसी हैं, ये बेडम साहब एकदम मेरे पड़ोसी हैं, इनकी रिश्तेदारी भी अलवर में। इन्होंने ये बात पिछली बार जब हमने कहा कि किरोड़ी जी का फोन टेप हो रहा है, हम यहां पे हंगामा कर रहे थे, तो ये इनको पता था कि आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा, तो इन्होंने यहां हम कह रहे सरकार से जवाब दिलवाओ, तो जोगाराम जी और ये दोनों बतला लिए कि यहां तो जवाब अपने को देना ही नहीं है, बाहर जाके जवाब दे के आए मीडिया में। वही जवाब यहां दे देते तो क्यों तो हम 7 घंटे यहां नारे लगाते और क्यों हमारा स्पीच नहीं बोलते। तो ये मुख्य कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस दिन बेडम साहब जो वक्तव्य सदन पे दे, वही बात आपने अगले दिन कह दी। अगले दिन भी तो कही यहीं पे, उसी दिन कह देते तो मेरा भी भाषण हो जाता। तो बात ये है। और दलित की बात कर रहे हो आप, पहली बार 75 साल में दलित नेता प्रतिपक्ष बना है, पहली बार। और वो भी हमारी कांग्रेस नहीं बनाए, आपने तो 75 साल में एक बार भी नहीं बनाए। और सुनिए, हमारी सरकार ने तो दलित मुख्यमंत्री भी बनाया है, आप लोगों ने आज तक नहीं बनाया। और बीच में हटा दिया गया। और आज भी आपकी 21 राज्यों के अंदर सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश सारे मिला के, लेकिन आप बता दीजिए एक भी दलित को बनाया क्या? हमारे एक दलित हमारे बेचारे डिप्टी सीएम बैरवा जी को बनाया, उनको बनाया, जिसे ना बनाए दूध और खत्म कर दिया, जो बनी थी वो और बिगाड़ दिया आपने। जितना डिप्टी सीएम से लाभ नहीं हुआ, मैं दूधू गया था बीच में, जिस दिन धरना था तो मैं दूधू गया साहब, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम साहब को डिप्टी सीएम बनने का जो फायदा मिला ना, उससे कहीं ज्यादा दूधू को खत्म करके उनका आपने वहां नुकसान कर दिया क्षेत्र के अंदर। दूधू में दूधू के लोग थे ही नहीं, वहां पे केवल बाहर के लोग गए हुए थे। हमारी पिछली सरकार थी ना, तो मुख्यमंत्री जी 4 दलित कैबिनेट मंत्री थे, 5 आदिवासी मंत्री थे। लेकिन आपने तो, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी भी कह रहा हूं, यादव एक भी नहीं बनाया आपने। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हमारे महाराज जी, अभी महाराज जी को, डॉक्टर साहब को तो सही कहिए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये बेडम साहब मेरे से ये भी कह रहे थे कि यार ये भी कह देना आज, ये बोलो तो कि एक गुजर कैबिनेट तो बना दे, मेरे को भी गृह राज्य बना रखो है, स्टेट ही बना रखो है।
और स्टेट भी ऐसा जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं। ये ऐसा तो मत करो मुख्यमंत्री जी, भरतपुर को होके भरतपुर वालों का ध्यान नहीं रख रहे। मैं समझता हूं पड़ोसी को सबसे ज्यादा नुकसान है, या तो गुरुजी अलवर में नुकसान है या भरतपुर में नुकसान है। तो इस पे मैं समझता हूं आप जरूर ध्यान देंगे। अभी एक वाक्य आया लोकसभा के अंदर, आपके गृह मंत्री ने कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया, ये नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपको तो वो बात अच्छी लगी होगी, लेकिन दलितों को, हमारा एक ही दलित है इन यूनियन गवर्नमेंट। यू डोंट इवन ए दलित मिनिस्ट्री इन योर टॉप मिनिस्ट्रीज। मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल फ्रॉम राजस्थान is a Dalit, but he is not even a cabinet minister. This is your liking about Dalits. ये बताती है कि आप लोगों की भारत सरकार में कोई टॉप मिनिस्ट्री में दलित नहीं है। You have BJP ruling governments in 21 state and UTs, but you don't have a single Dalit chief minister about Dalits. ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है। हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है। खड़गे जी हमारी पार्टी के चुने हुए प्रेसिडेंट हैं। तो आपके बीजेपी में भी मेरे को पता चला चुनाव चल रहे हैं। जोगाराम जी आप बात कर रहे हैं, देखो सर, संसदीय मंत्री बात कर रहे हैं आपस में। तो बीजेपी एक महान महिला को बैठाया, उसके संबंध में आपके नेताओं ने क्या टिप्पणी की, बेचारी वगैरह जो भी है। एक अब उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री है, कृपया वो भी याद कर लें। वो तो इनके रिलेटिव बताए अपने। मैं आपको 12 मिनट हो गए, 13 मिनट हो गए, आप तैयारी करके आए बजट की, लेकिन बजट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। चिंता मत करो आप तो ये सोचो कि मैं बजट पे कम से कम बोलूं। जितना कम इस बजट पे बोलूंगा ना, करवाई हुए मेरे खिलाफ कि खड़गे जी नहीं रहे, भगवान करे 200 साल जिए हुए, परंतु इन्होंने उनका क्या हाल किया है। एफआईआर के मुताबिक वो इस धरती पर नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है 302 में। माननीय मंत्री जी, मैं सभी से अपील करूंगा, मैं एक सेकंड, मैं सभी से अपील करूंगा। और नेता प्रतिपक्ष जब बोले तो बीच में इंटरव्यू नहीं हो, ये क्या मजाक बना रखा भैया आप सब लोगों ने। मेहरबानी करके आप प्रतिपक्ष को सुने, उसके बाद हम नेता पक्ष को सुनेंगे। माननीय सदस्य, परंपरा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आप निर्देश फरमाएं। माननीय सदस्य, इनको मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा या निर्देश दूंगा, उसे कुछ भी माने, कि वह सदन के विपक्ष के नेता को शांतिपूर्वक सुने। इनसे भी अपील करूंगा कि अपना भाषण केवल बजट तक सीमित रखें, बाकी भाषण होते रहेंगे। इसके लिए बहुत समय आएगा, आज तो समय भी कम है, इसलिए आप जल्दी बजट पे रखें ताकि बजट पे उत्तर भी आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इन लोगों का मेरे से प्यार है, ये इन लोगों का प्यार है, क्योंकि अगर मैं टोटल बातें बजट पे ही कहूंगा और आप मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने बात रखी है बजट के अलावा रखी हो तो सबके डिलीट कर दो आप, तो बीजेपी का खाना खाली हो जाएगा। जैसे विपक्ष की तरफ से कोई नहीं बोला ना, ऐसे इधर का आएगा। मैं देख रहा हूं पीछे से क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं, उसको भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहाँ नहीं थे। जो पीछे से जो टिप्पणियां की गई हैं, जो जिनकी भाषा सम्मानजनक नहीं है, उनको भी आप हटाने का काम करें। अब मैंने एक कविता बनाई आप लोगों के ऊपर, उसको मैं सुनाना चाहूंगा। आप कहते हो डबल इंजन, कि डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी, योजनाओं का नाम बदलकर भाजपा कहती ये है हमारी, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुकी है सारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। खत्म किए संभाग जिले, विकास को लगी नजर तुम्हारी, डिंगे हाकी ईआरसीपी पे, नहीं दी एमओयू की जानकारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। शिक्षा पर है चुप्पी साधी, बंद किए स्कूल सरकारी, विधवा बूढ़े दिव्यांग आदि
पेंशन नहीं की जारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। टूटी सड़कें, उफनते नाले, बहुत हुई बेगारी, जल की एक एक बूंद को तरसे, देखो जनता हमारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। पेपर लीक, अटकी नियुक्तियां, बढ़ती बेरोजगारी, युवा हुए मजबूर, प्रतिभावी जीवन हारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। रेप, लूट, हत्या, हिंसा से कि रेप, लूट, हत्या, हिंसा से डरते प्रदेश के नर नारी, सक्रिय है खनन माफिया। आपके मंत्री कह रहे हैं कि सक्रिय है खनन माफिया, किसकी है जिम्मेदारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। मुंबई सू आया पावना, उगली बाता सारी, समझ गए होगे सोनू निगम ने क्या कहा कि मुंबई से आया पावना, उगली बाता सारी, 35 लाख करोड़ रो सौदो, पौधिक स्याही कारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। हाल बेहाल है प्रदेश का, पर रुकती नहीं दिल्ली की सवारी। मुख्यमंत्री जी कितना दिल्ली जाओगे कि हाल बेहाल है प्रदेश का, पर रुकती नहीं दिल्ली की सवारी, नहीं देखी जाती है अब जनता की ये लाचारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी, आई थी इस बारी। अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और उड़ीसा से जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी हैं, दलित नहीं है। अब मैं बजट पे आ जाता हूं। अब बजट में जो सीएम साहब के और डिप्टी सीएम साहब के जो आंकड़ों में अंतर है ना, वो भी मैं बता देता हूं आपको कि आपने मुख्यमंत्री जी 27 जुलाई को सदन में घोषणा की कि हमारे घोषणा पत्र को सरकार एक एक शब्द को पूरा करेगी, और वही बात आपने अभी भाषण में भी कही। लेकिन जो वादों की जो सच्चाई है ना, वो जनता के सामने आनी चाहिए। आप जब बोल रहे थे जिस प्रकार से जो अभिभाषण था, तो 2 लाइनें मेरे याद आ गई कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता, कि अंदर और बाहर जो आंकड़े उनमें काफी अंतर आया है। आपने 7 फरवरी को अभिभाषण में गिनाया कि पिछले बजट में हमने 1272 घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आपने 297 तो पूरी कर ली, और 488 की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकल गई, और काम प्रगति पे, यानी हम दोनों को जोड़ें तो 785 घोषणाएं, यानी 61%। तो आप कह रहे थे 61% 7 तारीख को, और 19 को जब डिप्टी सीएम साहिबा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि 73% घोषणाएं प्रगतिरत हैं। तो 12 दिन में ही 12% का अंतर कैसे आ गया, ये बता देना आप जब बोलें तो। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा है ना। डिप्टी सीएम साहब ने पिछले भाषण में और सीएम साहब ने अपने भाषण में जो अंतर बताया कि आपने ये कहा कि 2028 तक प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये सीएम साहब ने कहा 7 फरवरी को। और फिर 19 फरवरी को आपने बजट में कहा कि हम 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो फिर ये डबल इंजन की सरकार है, तो घंटा 2 घंटा लेट होए कि 2-2 साल लेट होए, 2-2 साल का अंतर आप चेक कर लेना। एक भी वर्ड, एक भी तथ्य, सबके स्रोत आपके बजट है, उनके आधार पे मैं बोल रहा हूं। और इसका कारण यही है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए टारगेट बढ़ता जा रहा है। अगले बजट में और हो सकता है आप इसको
32 कर देंगे, 42 कर देंगे, तो समय बताएगा। पिछली बार जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री जी आपने डिप्टी सीएम साहब को साथ ही नहीं बैठाया, बजट इन्होंने पास किया और आपने बजट पे प्रेस आपने की। अब की बार साथ तो बैठाया, पर अब की बार भी प्रेस को ब्रीफ आपने किया। तो वित्त मंत्री जी को भी थोड़ा मौका दो, जो बजट इन्होंने पढ़ा है तो थोड़ा सा बाहर बताएं तो सही। अब जो इसमें गैप आया है 2 साल का, जो 350 बिलियन की डॉलर की जो जीडीपी अपनी आगे गई है, उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि आपने पिछले बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ हो जाएगी, परंतु अब आप बता रहे हो कि स्टेट जीडीपी 17,04,000 करोड़ तक ही पहुंचेगी, यानी 77,000 करोड़ रुपए आप अपने लक्ष्य से कम रहे। 4% आपकी स्टेट की जो जीडीपी है ना, वो कम रही। इसलिए ये जो 2028 से 2030 हुआ है, और अगले बजट में ये जीडीपी और घटी ना, तो ये 30 से 32 भी फिर 35 भी आपका हो जाएगा। सारे अधिकारी इस चीज को समझ रहे हैं। हमारी सरकार के समय में जब हम काम कर रहे थे, जो विकास की हम बात कर रहे थे, 22-23 के बजट में हमने अनुमान लगाया था कि स्टेट जीडीपी 13,34,000 करोड़ होगी, लेकिन हमारी जो नीतियां थी उसकी वजह से ये बढ़ी और 14,13,000 करोड़ रुपए तक पहुंची। और 23-24 के लिए जो हमने अनुमान रखा कि 15,76,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा, तो बीच में आपकी सरकार आ गई, थोड़ा सा कम रह गया, 15,21,000 करोड़ रुपए। नहीं तो पूरा ही जाता हमारा जो टारगेट था, ये तो बीच में आप लोग आ गए। और इस साल आपकी सरकार रही है और 77,000 करोड़ रुपए आप लक्ष्य से पीछे रह गए। आप दावा कर रहे हैं कि अगली साल 19,89,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा। तो देख लेंगे, वो कही भाई मेरा बाल कितना है, बोल जजमान अभी आया आगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। आपने पिछले बजट में राजस्व घाटे का जो अनुमान लगाया था वो 25,758 करोड़ रुपए लगाया था, और अभी आपने कहा है कि इस घाटे को जो पहुंचने का अनुमान है वो है 31,939 करोड़ रुपए। यानी राजस्व घाटा भी आपने जो अनुमान लगाया था ना मुख्यमंत्री जी, उससे 24% अधिक हो रहा है आपको, राजस्थान को। और आपका राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी के 3.9 से बढ़कर 4.1% हो गया है। इसका खामियाजा तो राजस्थान की जनता को ही चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब की बार 70,000 करोड़ रुपए हो गया है, और आपने इस बजट में इसको बढ़ा के 84,643 करोड़ रुपए अंदाजा इसका बताया है। और यह भी जो आपका राजकोषीय घाटा है, यह भी स्टेट जीडीपी के 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया है। अब आय व्यय की बात करते हैं। 2024-25 में कहा कि लोन पेमेंट के अलावा नेट एक्सपेंडिचर 3,34,796 करोड़ रुपए होगा, परंतु आपका नेट एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ और करीब 1,000 करोड़ रुपए कम खर्च करके 3,33,259 करोड़ रुपए का आपका सदन का समय कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है। और आमदनी की अगर बात करें तो आपने 2024-25 में नेट रिसीट जो 2,64,787 करोड़ रुपए होगी, पर आपकी रिसीट करीब 1,600 करोड़ रुपए कम रहकर 2,63,168 करोड़ रुपए ही रही। तो आप बार बार कहते हो कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रहे हैं, कैपिटल आउटले बढ़ा रहे हैं। आपने 2024-25 पर कैपिटल आउटले का बजट रखा 44,216 करोड़ रुपए,
पर आप 13% ही कम खर्च कर पाए और आपका खर्चा हुआ केवल 38,288 करोड़ रुपए। आपने खेल कला साहित्य के अंदर 65,000 करोड़ रुपए आपने लिए थे बीई में, लेकिन आरई में क्या आया? 63,516। आप खर्च ही नहीं कर पाए। ऊर्जा में 30,729 आपने बीई में लिया था, लेकिन खर्च आपने ज्यादा कर दिए 33,051। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? बिजली तो आई नहीं रही। आपने कहा नेट बैंकिंग भी नहीं करेंगे, महंगी भी नहीं खरीदेंगे, तो बिजली भी नहीं आई, खर्चा भी बढ़ गया। इसका भी जरा बता देना। समाज कल्याण में 24,000 करोड़ रुपए आपको खर्च करने थे, आपने 22,797 खर्च किए, क्योंकि समाज कल्याण तो वैसे भी आपका फेवरेट विषय नहीं है, 10वें नंबर पे है। शहरी विकास में भी 16,918 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, उसकी जगह आपने 14,641 ही किए। और एग्रीकल्चर किसान, उसके भी आपको 14,544 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था आपका बीई में, लेकिन आरई में आपका 14,000 सिर्फ 36 करोड़ रुपए ही आया। यानी कि शिक्षा, समाज कल्याण, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब के अंदर जो बजट में प्रावधान था उससे कम आप लोगों ने खर्च किया। ये आम जनता का पैसा था, आप खर्च नहीं कर पाए, इस पे भी जवाब दे देना। और आपको जो टैक्स था, टैक्स में 4% की कमी आई है, आप टैक्स ही वसूल नहीं कर पाए। चाहे वो सेंटर के जो कर हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा हो, चाहे स्टेट जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, वेट हो, एक्साइज हो या अन्य कोई टैक्स हो, आप सब में पीछे रह गए। क्यों नहीं कर पाए? यानी आप ना पूरा टैक्स वसूल पा रहे हो, न पूरा खर्चा कर पा रहे हो। दोनों ही चीजों में आप फेलियर हैं। दोनों ही चीजें पूरी नहीं कर पाए जो आपने बजट में अनुमान लगाया। इसके बाद आपने ईआरसीपी के लिए कहा कि हम ईआरसीपी लेके आएंगे। ईआरसीपी को आपने पीकेसी किया, फिर आपने श्री राम जल सेतु किया, नाम बदलते रहे। आज एक बात पूछना चाहूंगा, एमओयू हमने मांगा, आपने नहीं दिया, यही मांगा था आपने, यहीं पे मना किया। हमारे माननीय सदस्य कोटा से आते हैं धारीवाल जी, उन्होंने क्वेश्चन लगाया तो जवाब आया कि इसके पेज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। किसी अन्य आम पब्लिक ने आरटीआई लगाई तो उसके अंदर कहा कि ये जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। अब पता चला कि आपने पोर्टल पे डाल दिया। यानी कि आप विधानसभा में नहीं दे सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बता रहे हो और पोर्टल पे आपका एमओयू डला है। मैं चाहूंगा आगे एक दिन आप पूरी चर्चा ईआरसीपी पे भी करा दो, क्योंकि ईआरसीपी जो है, आप कह रहे हो ईआरसीपी पे जो फंडिंग है वो 90% भारत सरकार करेगी, 5% हम करेंगे, 5% मध्य प्रदेश करेगा, तो हमारा 5% जो है वो बनेगा 2250 करोड़ रुपए। 45,000 की आपकी योजना है, तो जब 2250 करोड़ रुपए है, 12-13 हजार करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए। आपने अब इस बजट में भी 2 जगह आपने ईआरसीपी के लिए प्रावधान कर दिया, तो फिर ये या तो फिर भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही, नदी जोड़ो अभियान के तहत नहीं ले रही, तो ये चक्कर क्या है? इसके बारे में भी जरूर आप इसके अंदर बताएं। दूसरा, आपने बजट में ये कह दिया कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है? सरकार अपनी संपत्ति बेचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके होते हुए राज्य सरकार की संपत्तियों को बेच के पैसा इकट्ठा किया जाएगा। यह हालत हो गई आपकी वित्तीय व्यवस्थाओं की, यह स्थिति होगी, आप खुद कह रहे हैं। और फिर गरीबों के लिए आप बहुत बात करते हैं। आपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 1500 रुपए पेंशन देंगे। हमने राजस्थान के अंदर मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया कि पेंशन हर महीने, हर साल 15% बढ़ेगी। पिछली बार 1150 होगी, अब की बार 1300 होनी चाहिए थी। आपके वादे के मुताबिक तो 1500 होनी चाहिए थी,
लेकिन राजस्थान के अंदर जो कानून बना, जिसके आप नियम नहीं बना रहे, उसके तहत ये पेंशन 1300 रुपए होनी चाहिए थी। आप, क्योंकि गरीब का, विधवा का, दिव्यांग का इसमें भला होता है, आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जब बजट रिप्लाई आपकी आए वित्त मंत्री महोदया, तो इन गरीबों के बारे में ध्यान रखते हुए और आपकी बजट की, आपके जो चुनाव घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए इसको 1500 करें। 1500 नहीं करते तो हमने जो एक्ट बनाया है उसके तहत इसको 1300 जरूर करें। एक बात और कहना चाहूंगा, पेंशन से मेरे ध्यान आ गया, यहीं पे समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि हम हर महीने पैसे दे रहे हैं पेंशन के। आपने भी कहा कि हमने दिसंबर तक की पेंशन सबको दे दी। मुझे बड़ा दुख है, ये जो पेपर है ये भरतपुर का है कि भरतपुर के 23,000 दिव्यांग, विधवा और वृद्ध जनों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। भरतपुर के और पूरे राजस्थान के लाखों लोग ऐसे हैं जो पेंशन मांगने के लिए चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों के, और आपके मंत्री के सामने झुंझुनू में एक बुजुर्ग पेंशन मांगने चला गया, उसको 2 दिन जेल की हवा खानी पड़ी। ये स्थिति पेंशन की है। पेंशन की मांग पर कलेक्ट्रेट में चूड़ियां पायल रख के रोई महिला। भरतपुर का समाचार है मुख्यमंत्री जी, जब आप बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, तो मुझे खुशी होती है कि आज उस सीट पे किसान का बेटा बैठा है, तो गरीब के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए ऐसे निर्णय किए जाएंगे कि उसको दिक्कत नहीं आए। हमने निर्णय किए समाज कल्याण विभाग में, जब पेंशन के लिए व्यक्ति को सरपंच, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एसडीएम, पता नहीं कहां का चक्कर लगाने पड़ते थे, हमने उसको जनाधार से जोड़ा और ये सारे जितने भी रास्ते की दीवारें थी सबको खत्म किया। और जिस दिन पेंशन उसने अप्लाई कर दी उसी दिन से उसको पेंशन बनती थी। ऑफलाइन सिस्टम छोड़ा ही नहीं ताकि गरीबों को भला हो सके। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, वित्त मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि पेंशन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेंशन ने बुजुर्गों को जो 2 वक्त की रोटी है वो बहुत मान सम्मान से दिलाई है। कई घरों में तो झगड़े हो गए कि बूढ़ा बूढ़ी किसके साथ रहेंगे, पहले जो साथ नहीं रखते थे, क्योंकि दोनों को मिला के अगर ज्यादा बुजुर्ग हैं तो उनको 1500 रुपए, 3000 रुपए घर में आते हैं, उन बुजुर्गों का गुजारा हो जाता है। ये निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूं। एक मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, और मेरे को लगता है आप बुरा मान रहे। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए था। पिछली बार भी आप सरपंचों के प्रोग्राम में गए थे और अब की बार भी आप 1 महीने पहले सरपंचों के प्रोग्राम में फिर चले गए, और पता नहीं सरपंचों के प्रोग्राम में जाके आपको क्या हो जाता है। आप भूल जाते हैं सब कुछ कि आप मुख्यमंत्री हैं, एक सरपंच। पूरी जो बीच की दीवार है वो खत्म कर देते हैं। और आपने सबसे पहली बात तो सरपंच ये कह रहे थे यार हमारे सरपंचों में से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, हमें इस चीज की तो बड़ी खुशी है, पर यार ये हमारे सरपंचों के चुनाव ही नहीं करा रहा। हमारे चुनाव तो समय पे करा दे। और यही नहीं, आपने वहां पे एक बात और कही। अब आपका कहना होता है, मेरा टीवी देखना होता है, मैं देख ही नहीं पाता, इतना बिजी रहता हूं। आपने कहा कि पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, सरपंचों के अंदर ताकत होनी चाहिए, अपने क्षेत्र के अंदर वो अधिक से अधिक काम कराएं। मैं बताता हूं पैसा कितना उड़ रहा है। आपने 15वें वित्त आयोग का मिलना था 3775 करोड़ और मिला है 3087 करोड़, और जो उड़ रहा है वो 3500 करोड़ तो नरेगा के बाकी हैं, जिसमें आप कह रहे थे कि नरेगा में आपने काम कराए थे। 3500 करोड़ स्टेट के अंदर बाकी है नरेगा के, और संख्या भी नरेगा के अंदर 50% रह गई लोगों के काम करने की। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा तो मत करो, सरपंचों का भला करो। किस्तें 6-6 महीने लेट जा रही हैं, एक बात भी रिकॉर्ड के बिना नहीं बोल रहा हूं मैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये सारे
एमएलए साहिबान बैठे, ये एमएलए तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पहली बार एमएलए लेड का बजट भी 6-6 महीने के अंदर आ रहा है, जो कि सबसे पहले आ जाता था। एएसएफएस जारी हो गई, उसके बावजूद एमएलए लेड का बजट देने के पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं। और वो कहां उड़ रहे हैं? और अब ये जो पीछे से बोलते हैं ना कि आपकी सरकार, आपकी सरकार, वो पहले 2 बजट तक तो ठीक था, अब 1.25 साल से ज्यादा हो गई, अब तो आपकी सरकार होगी। अब कब तक ये तीसरा हिसाब का 33% तो पूरा हो गया, थोड़े दिन में 2 हिस्से पूरे और राज आया। और आप पिछली बार गुस्सा हो गए, आप यहां पे भाषण देते देते आपने कहा मैं सूद समेत चुकाऊंगा, सूद समेत चुकाऊंगा, किसी का रखूंगा नहीं। तो ये तो ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, ये सूद इतना हो जाएगा राजस्थान पे, 1 लाख तो हर आदमी पर अभी पहुंच गया, और अब 4 साल में तो इसको ऐसे पूछा जाओगे, हमारा राज आएगा तो चुकाना ही बड़ा मुश्किल होगा, हमें नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। और 24-25 की एसएफसी की पूरी किस्त बाकी है, अभी तो एसएफसी की पूरी किस्त बाकी है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। युवा संबल योजना, आप भत्ते नहीं दे रहे उनके बेरोजगारों की, 867 करोड़ रुपए उनका खर्च करना था, आपने 448 करोड़ रुपए खर्च किए। सिंचाई का बजट 5804 करोड़ रुपए का था, और आपने 2816 करोड़ रुपए खर्च किए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जिसके लिए हमारे बच्चे विदेश के अंदर